विद्वान साथियों का सनराइज शिक्षा समूह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। आज आप लोगों के बीच मैं हिंदी व्याकरण का शब्द विचार लेकर के मुखातिब हुआ हूं। शब्द विचार से पहले जो हमने बातें की थी वो वर्णों के बारे में की थी। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था, वर्ण के बारे में। फिर आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार। आज शब्द विचार के बारे में हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, जिनको हम एक अंजाम देंगे और इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना या इन बातों को दूसरों के समक्ष पेश करना नहीं है। आप से मेरा एक आग्रह रहेगा कि जब भी आपको समय मिले तो बिल्कुल अपने फ्री दिमाग से, बिल्कुल अपने मन को एकाग्रित करके इन वीडियो को बिल्कुल चिंतन मनन के साथ में, सोच विचार के साथ में, बिल्कुल अपने मन को एकाग्रित करके संपूर्ण पूरे वीडियो को देखें, ताकि जो पढ़ाई गई चीज है वो आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सके, आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ आया हूं और मेरा उद्देश्य है किसी कंसेप्ट को लेकर, किसी बिंदु को लेकर उनकी गहराई में जाना, उनका पता लगाना। इस बिंदु की हमारे भाषा शैली में क्या आवश्यकता है, इस बिंदु का आने का कारण, इनके रहस्यों का हम लोग पता लगा रहे हैं। आज हम शब्दों के बारे में बात करेंगे। इनसे पहले हमने वर्णों की संपूर्ण जानकारी हासिल की। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और उसके बाद में, वर्ण के बाद में भाषा के कितने अंग है, भाषा के अंग, भाषा के अंगों के बारे में पूछा जाए तो भाषा के 3 अंग है। 3 कौन कौन से? भाषा केवल हमारी हिंदी भाषा नहीं, संस्कृत, अंग्रेजी और कोई भी दूसरी भाषा हो, प्रत्येक भाषा के 3 अंग माने गए। पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा अंग होता है शब्द और तीसरा अंग माना गया है वाक्य। हम आज बात कर रहे हैं शब्द के बारे में। शब्द से पहले वर्णों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। वर्णों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद में वर्णों से एकमात्र तथ्य बनने वाला, एकमात्र बिंदु बनने वाला संधि था हमारा, जिनको हमने पढ़ा था। संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की। संधि की आवश्यकता हिंदी में क्यों पड़ी, इनके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपको बता दूं ये शब्द है क्या। सबसे पहला प्रश्न शब्द के पास में आते ही हमारे जहन में यही प्रश्न आता है, ये शब्द है क्या। अगर शब्द विचार पढ़ेंगे तो शब्द का पता लगाने के बाद में ये भी पता करेंगे ये विचार क्या है। तो सबसे पहले हम शब्द के पास में चलते हैं। तो देखिए शब्द किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने वर्ण का पता लगाया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि से हमारा जो उच्चारण होता है और उच्चारण के माध्यम से जो शुद्ध लेखन करते हैं वही लेखन वर्ण कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लेखिक इकाई कहलाई जाती है वह वर्ण कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या कहता है? शब्द हमें यह बताता है कि वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का सार्थक योग, जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, जब दो वर्ण आपस में योग करेंगे, जब किसी शब्द का निर्माण करेंगे वही शब्द कहलाएगा। सार्थक वर्ण होने चाहिए। सार्थक का मतलब समझ रहे हो? सार्थक का मतलब होता है सही, शुद्ध। कैसे? जिनका कोई अर्थ निकलता हो वही सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है से योग अर्थ योग के, अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में। कैसे? से का मतलब साथ में, अर्थ का मतलब होता है उनका अर्थ निकलना
किसी बात का मेन मुख्य रहस्य पता चलना कि यह किस लिए बनी, किस कारण से बनी, वही अर्थ होता है। और अर्थ के साथ में बनने वाले किस प्रकार अर्थ के साथ में, मान लो दो वर्ण लेके आपको उदाहरण के माध्यम से बता दूं। जैसे हमने ले लिया एक के जो स्वर रहित है, क्या कर लिया, स्वर रहित कर लिया। उसके बाद में एक ले लिया ए, उसके बाद में हमने ले लिया मैं जो भी स्वर रहित है, उसके बाद में हमने ले लिया ए। अब देखिए होता क्या है, स्वर रहित है, मैं भी स्वर रहित है। अब इनको आपस में योग करवाएंगे, बड़े विवेक और ध्यानपूर्वक देखोगे, इनको क्या करवाएंगे, योग करवाएंगे। जब मैं को ए के साथ में मिलाएंगे तब मैं पूर्ण रूप से वर्ण बन जाएगा। कैसे, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं और यह पूर्ण रूप से मैं बन गया। अब कै में ए को योग करवाएंगे तब यह पूर्ण रूप से कै बन जाएगा। अब यह स्वर रहित नहीं है, कै और मैं जब आपस में योग करेंगे दोनों वर्ण तो हमें प्राप्त होगा कम। अब कम का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जानेंगे। कम का अर्थ होता है थोड़ा या अल्प, थोड़ा या अल्प कह सकते हैं इसे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनका हमें अर्थ पता चल रहा है, सार्थक योग हुआ तो यही शब्द बना और यही शब्द कहलाता है। अब शब्द के बाद में हम जब वाक्य पढ़ेंगे तब शब्दों का सार्थक योग होगा और उनके माध्यम से वाक्यों का निर्माण होगा और वाक्य तक हम पहुंचेंगे। उस समय वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम केवल शब्द के पास में है और शब्द की बात करें तो शब्द का मूल रहस्य है और शब्द क्या है, तो हमें यह तो पता चल गया शब्द है क्या, कि वर्णों का सार्थक योग ही शब्द कहलाता है। वर्णों का जब सार्थक योग होगा, जिनसे बनने वाला शब्द होगा, जिनका सही अर्थ निकलेगा, वही शब्द होगा। अब मेरे कहने का मतलब यह है, जब आपको पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग हैं, अर्थ के आधार पर भाषा के अंग, अब अर्थ के आधार पर भाषा के अंग पूछे तो अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, दो अंग। अब ये पूछिए दो अंग ही क्यों होते हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो इनके बारे में बात करूं, दो अंग क्यों होते हैं, तो बात ये बनती है कि दो अंग इसलिए होते हैं कि वर्ण जब खुद स्वतंत्र रहता है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये ध्वनि है और ध्वनि की लिखित रूप ही, ध्वनि का जो शुद्ध लिखित रूप होता है वही वर्ण बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इनके दो ही अंग माने गए हैं। इनका वर्ण कोई अंग नहीं होता है। किसका अंग नहीं होता है, अर्थ के आधार पर भाषा का कोई अंग वर्ण को नहीं माना गया है। दो ही अंग होते हैं, जो एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। अब ये पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो छोटी इकाई हम किसे लेंगे, शब्द को। छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, यह भी हमें पता चल गया। आगे हम बात करेंगे शब्द के बारे में, शब्द का पूर्ण रहस्य किस प्रकार से है और शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमने शब्द के बारे में पता लगा लिया, शब्द क्या होते हैं। दो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब पता करते हैं विचार क्या होता है। विचार वही होता है जिस शब्द का शुद्ध लेखन या शुद्ध प्रयोग करना, अपने मन से किसी शब्द का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना विचार कहलाता है। अपने मन से कोई शब्द है जो दो वर्णों के योग से बना है, सार्थक दो वर्णों के योग से कोई शब्द बना है, उनका शुद्ध उच्चारण करना, उनका शुद्ध लेखन करना या उनका शुद्ध प्रयोग करना ही विचार कहलाता है। अब देखिए शब्द विचार के बारे में अगली बात करते हैं हम लोग। शब्द विचार के अंग, शब्द विचार को कितने भागों में पढ़ेंगे, शब्द विचार को कैसे पढ़ेंगे, अब इनके बारे में बात करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया शब्द विचार होते क्या है, शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हम बात करेंगे शब्द के अंग, शब्दों के बारे में बात करेंगे तो शब्दों के हम मुख्य रूप से चार अंग लेंगे।
चार अलग अलग भागों में विभक्त करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। अब चार कौन कौन से अलग अलग भाग, तो मैं आपको बता दूं। पहला भाग इनको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भाग इनको हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, पहला भाग उत्पत्ति, दूसरा भाग व्युत्पत्ति। अब तीसरा भाग जो इनको पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर, और चौथा अंतिम भाग इनको पढ़ेंगे विकार के आधार पर। अब ये बातें मैंने आपको क्यों बताई, ये बातें क्यों लिखी, उत्पत्ति क्या होता है, व्युत्पत्ति क्या होता है, अर्थ क्या होता है, विकार के आधार पर विकार क्या होता है, तो मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूं कि ये शब्द के अंग हैं। इन अंगों के हिसाब से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द की उत्पत्ति, बनावट, निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर व्युत्पत्ति, शब्द को व्युत्पत्ति में बांट करके इनके आधार पर पढ़ेंगे, फिर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, फिर विकार के आधार पर पढ़ेंगे। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। मैंने पहले ही बताया भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा में विकार आता है। अब किन के आधार पे, वो लिंग, वचन, कारक, काल जो बदलाव आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उनके आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला बिंदु लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों को मिलाया गया है, इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, पांचवा संकर, जिन्हें मिश्रित भी कहते हैं। यह एक ही है, यह भी ध्यान रखना। संकर मिश्रित शब्द ये एक ही बात है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पे इन सारी बातों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। अब इनके आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। अब मैं आपको एक मुख्य और ऐसे में बात बता देता हूं कि तत्सम और तद्भव शब्द हम तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे और इनके बारे में ये बात करेंगे कि होता क्या तत्सम, होता क्या तद्भव। अभी तक हमें ये तो पता है तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं, तद्भव जो हिंदी भाषा के होते हैं, ये बात तो हमें पता है। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इनको तत्सम संस्कृत से ही क्यों आए, तद्भव हमारी हिंदी भाषा से ही क्यों आए। इतने शब्द होते हैं, क्या सभी को याद रख सकते हैं? नहीं। इनके बारे में हम विस्तार से संपूर्ण रूप से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अब उत्पत्ति के आधार पर हमने पहले ही 2 तुलनात्मक तथ्यों को ले लिया। एक नंबर पे ले लिया तत्सम को, दूसरे नंबर पे ले लिया तद्भव को, दूसरे नंबर पे लिया तद्भव को। अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव की। तो इनकी पहली बात ये समझते हैं तत्सम होता क्या है, तद्भव होता क्या है। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर इनको तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तत्सम के बारे में बताऊं तो मूल भाषा, जिन्हें जननी, जो हमने सबसे पहले भाषा के बारे में बात की थी, उसी समय इनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। चलते हैं भाषा की ओर। भाषा से जो हमने चर्चाएं की थी वो पूरी संपूर्ण रूप से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको तथ्य के आधार पे तत्सम निकाल के दे देता हूं, जिनकी वजह से आपको भी पता चल जाएगा भाषा कितनी महत्वपूर्ण थी। तो हम चलते हैं मूल भाषा और भाषा की ओर। अब देखिए तत्सम कैसे, जैसे कि मूल भाषा हमारी संस्कृत है, जिनको जननी माना गया है, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर संस्कृत भाषा किसमें चलती थी, पहले वैदिक थी,
इनका वैदिक रूप था। उसके बाद में इनका लौकिक रूप आया, इनका लौकिक रूप आया। लौकिक रूप के बाद में कौन सी भाषा आई? तो पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद में कौन सी भाषा आई? तो प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के बाद में कौन सी भाषा प्राप्त हुई? तो प्राकृत भाषा से हमें अपभ्रंश भाषा प्राप्त हुई। अब अपभ्रंश भाषा का एक भाग था जिनको हम लोग शोर सैनी पढ़ रहे थे, जिनको हम क्या कह रहे थे? शोर सैनी। और उस शोर सैनी से ही हमारा ये भाग निकला हिंदी, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी भाषा का निर्माण होने से पहले इतनी भाषाओं से होकर के हमें गुजरना पड़ा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी, तो इनके माध्यम से बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले संस्कृत भाषा, जो मूल भाषा, इस वैदिक रूप में गई। वैदिक रूप में जब गई तो इनके साथ में कुछ शब्द वैदिक रूप में आए। फिर वैदिक से ये लौकिक में गई, तब भी वैदिक के शब्द किससे आए? वैदिक में संस्कृत से। तो ये संस्कृत के शब्द किस में आए? लौकिक में भी आए। जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, इसका मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं जब ये वैदिक भाषा आएगी उस समय संस्कृत खत्म हो जाएगी। नहीं, संस्कृत आज भी चलती है, भाषाएं चलती है। भाषा का परिवर्तनशील हो सकती है, अर्जित संपत्ति हो सकती है, लेकिन कभी ये समाप्त नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इस भाषा से इसमें आए, इस भाषा का खंडन हो गया, ये भाषा खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, चल रही है। फिर भी इस भाषा के कुछ शब्द किसमें आए? लौकिक में आए। फिर लौकिक से पाली का निर्माण हुआ, तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हूबहू जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों पाली में भी आ गए। अब पाली से प्राकृत में आई तो संस्कृत के कुछ शब्द प्राकृत में भी आ गए, और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा में आए। उस समय भी संस्कृत के कुछ शब्द अपभ्रंश, और अपभ्रंश से शोर सैनी में, तो संस्कृत के भी शोर सैनी में, और शोर सैनी से हमारी हिंदी में। तो संस्कृत के कुछ आज भी ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित है, बोले जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसे? मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो विद्यालय परिसर में पढ़ता है, और जिस समय उनका रिजल्ट आता है, जिस समय उनको परिणाम सुनाया जाता है, उस समय वह घर जाकर के अपने घर वालों को कहता है, पिताजी मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये शब्द हम लिखते हैं। तो प्रथम, ये शब्द किसका है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तुझे सबसे पहले प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना होगा। अब प्रथम सीढ़ी, प्रथम का मतलब होता है पहली। यह प्रथम, ये किस भाषा का है? मूल भाषा का। तो इस मूल भाषा के इस शब्द को ज्यों का त्यों, मूल भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे तत्सम किसे कहते हैं। ऐसे अनेकों शब्द हैं, आप शब्दकोश के माध्यम से पढ़ोगे उस समय आपको अनेकों ऐसे शब्द मिलेंगे जो इस प्रकार से लिखे होंगे। तो शब्दकोश तो बहुत बड़ा होता है, संस्कृत का भी शब्दकोश होता है, हिंदी का भी शब्दकोश होता है। तो ऐसे आपको हजारों लाखों की संख्या में शब्द मिल जाएंगे जो आप परिपूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का उद्देश्य, संस्कृत भाषा से हूबहू ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाए। अब बात करते हैं तद्भव की, और तद्भव का मतलब यह है कि इसी मूल भाषा, इसी संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में विकार आ गया, जिन शब्दों में परिवर्तन हो गया, जिन शब्दों में बदलाव हो गया, वही शब्द क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। मैंने पहले भी भाषा में बताया, भाषा परिवर्तनशील होती है और यहां से यहां तक आते समय परिवर्तित हो गए। मेरे कहने का मतलब, मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो
ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, हूबहू लिखे जाते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और मूल भाषा के वे शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में, जब किसी दूसरी भाषा में जाते हैं, उस समय वे अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, बदलाव कर लेते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि उदाहरण के माध्यम से बताऊं, मैंने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अब ये था प्रथम, और प्रथम का तद्भव क्या होगा? पहला। मैंने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये पहला क्या है? ये तद्भव शब्द है। अब आप समझ गए होंगे तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके नियमों के बारे में। मैंने इनके कुछ नियम आपके सामने अंकित करूंगा, निर्देशित करूंगा, साझा करूंगा, ताकि आपको इनके बारे में पता चले, आसानी से आप पहचान कर सको। क्योंकि तत्सम और तद्भव की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें हम याद नहीं कर सकते हैं। तो आपके मतलब सहयोग के लिए, जिनको आप आसानी से पहचान सको, उनके लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो नियम आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के नियम। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे होगी, इनके बारे में थोड़ी विस्तार से इनके नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला नियम जानिए, इनका पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर, यदि किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर अगर चंद्र बिंदु या अनुनासिक, इसको बोलते हैं अनुनासिक, यदि अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो वे शब्द कभी तत्सम शब्द नहीं हो सकते। पहला नियम क्या कह रहा है? इनको तुलनात्मक पढ़ेंगे। पहला नियम तत्सम का बताऊंगा तो दूसरा तद्भव का बताऊंगा। बड़े ध्यान और मनोयोग से सुनना। यदि किसी वर्ण के ऊपर, किसी शब्द के किसी वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होता है, तो वो कभी तत्सम नहीं होते। अब कारण सुनिए क्यों नहीं होते हैं। इनका कारण ये है कि वे इसीलिए तत्सम नहीं होते क्योंकि इस अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा वालों ने किया था, इसीलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द नहीं माना जाता। अब बात करते हैं दूसरा नियम तद्भव के बारे में। यदि संयुक्त वर्ण, अब संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? लेकिन फिर भी संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, शे, त्रे, ज्ञ और श्रेय। जो श्रेय श्री लिखा जाता है वह श्रेय। अब देखिए, ये 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण माने जाते हैं जिन शब्दों में इन 4 वर्णों का वर्णन किया हुआ हो, 4 शब्दों का लेखन किया हुआ हो, 4 शब्दों का उच्चारण किया हुआ हो, 4 शब्दों का प्रयोग किया हुआ हो। शब्द विचार का मतलब ही प्रयोग करना होता है। ये सारे इनके पर्याय शब्द हैं। अब आप समझ रहे होंगे इस बात को, इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से, बड़े ध्यान और सूक्ष्मता से देखना है कि शे, त्रे, ज्ञ और श्रेय यदि संयुक्त वर्ण दिए हुए हो किसी शब्द में, तो वह शब्द कभी तद्भव नहीं होगा। तद्भव नहीं होगा। पहला अनुनासिक जो दिया हुआ था वह कभी तत्सम नहीं होगा, मतलब तद्भव होगा। और ये क्या कह रहा है? यदि ये दिए हुए हो तो कभी तद्भव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तत्सम होगा। कैसे होगा वो भी सुनिए। जैसे संयुक्त वर्ण, अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? मानो दे दिया प्रथम, अधिकांश थे। ये भी आपको मैं ये नहीं कह सकता हूं 100 में से 100 शब्द आपके तत्सम के होंगे। मैं केवल आपको इशारा कर रहा हूं, मैं केवल आपको निर्देश दे रहा हूं। क्या निर्देश दे रहा हूं? कि आपको समझने में आसानी होगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझना कि ये अगर दिए हुए होंगे तो 100% हमारा उत्तर सही होगा और वह तत्सम नहीं होगा। नहीं, कदापि नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इन वर्णों के माध्यम से देखेंगे तो आपको लगभग यही मिलेगा कि ये तत्सम ही होते हैं।
आपको लगभग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100 प्रत्येक वर्ण अगर ये मिल जाएगा आपको तो यह तद्भव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब तद्भव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर तत्सम ही मिलेंगे। एक नियम मतलब समझने का, क्योंकि शब्दकोश बहुत लंबा होता है जिनको हम परिपूर्ण रूप से याद नहीं कर पाते हैं, प्रत्येक शब्द को याद रख नहीं सकते हैं, और ये हमेशा तुलनात्मक ही पूछे जाते हैं। इसीलिए बात कर रहा हूं, तो आपको संस्कृत के भी याद करने पड़ेंगे, हिंदी के भी याद करने पड़ेंगे, इसीलिए इन नियमों की बात कर रहे हैं। तो आप इनको ये मत लेना कि हाँ यही बात होगी, ये बात भी नहीं कह सकता हूं। देखिए हमने लिखा प्रथम, अब हम लिखेंगे हस्त, अब हम लिखेंगे अक्षी। ये क्या है? ये शब्द है। मैंने लिखा प्रथम, मान लो और ले लो उष्ट। अब देखिए ये क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये है प्रथम लिखा हमने, तो इस पे के नीचे रे हो गया, एक पे और पे के साथ में ये रे, तो इसको संयुक्त मानते हैं। ये दो वर्ण साथ में, इसको संयुक्त मानते हैं, अक्षय को संयुक्त मानते हैं। ते के नीचे रे से आधा लिखा हुआ है, ये भी संयुक्त है। तो मेरे कहने का मतलब जो संयुक्त वर्ण के अक्षर होंगे, जो संयुक्त वर्ण के शब्द होंगे, वो किस में आएंगे? तत्सम में ही आएंगे। ये 100% सत्यता के साथ कह सकता हूं, लेकिन आपके साथ में ये भी संज्ञान के साथ में वादा नहीं कर सकता कि ये 100% होंगे। लगभग की बात की हम लोगों ने। अब बात करेंगे तीसरे नियम की ओर, जो हमारा तद्भव का वापस आएगा। हमारा तीसरा नियम है, वो क्या कहता है कि यदि ताड़नजात वर्ण, अब हिंदी में ताड़नजात कौन से? हिंदी में तो ताड़नजात दो ही माने जाते हैं। दो कौन कौन से? एक डे और एक माना जाता है डे। एक तो डे को माना गया, एक डे को माना गया, एक डे को और एक डे को। ताड़नजात हिंदी में तो दो वर्णों को ही माना गया। अगर ये दोनों वर्ण दिए हुए हो किसी शब्द में, तो वह शब्द क्या कभी तत्सम नहीं होगा, तो वह क्या होगा? तद्भव होगा। क्यों होगा? इसका भी कारण बता दूं कि इन ताड़नजात वर्णों का भी निर्माण हमारी हिंदी भाषा ने ही किया है। ये भी हमारी हिंदी भाषा के ही आगत है, हिंदी भाषा ने ही इनका निर्माण किया है, तो इसीलिए ये कभी तत्सम नहीं होंगे, तद्भव होंगे। अब बात करते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है? बात करते हैं नियम नंबर 4 की। तो देखिए अनुस्वार का तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप होता है अनुनासिक। तत्सम रूप होता है अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है? जिस प्रकार हमने पहला नियम पढ़ा था, पहले नियम में बताया था कि अनुस्वार इसको अनुनासिक इसको मानते हैं। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार केवल ऊपर एक बिंदी के रूप में। कैसे? जैसे कि तत्सम का हमने लिखा पंचम। मैं उदाहरण के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमने लिखा पंचम, तो इस पंचम का मतलब हुआ ये तत्सम रूप है। क्यों? ये संस्कृत भाषा में 5 को पंचम कहते हैं, और हमारी तद्भव शब्द हिंदी भाषा में आते ही, तद्भव हिंदी के हैं, तत्सम संस्कृत के हैं। अब वापस मूल भाषा के, मेरे कहने का मतलब दूसरी अन्य कोई भी भाषाओं के। अब देखिए पंचम को तद्भव में लाते समय हम इनके ऊपर क्या कर लेंगे? अनुनासिक चिन्ह लगा देंगे। कैसे? जैसे कि 5, अब 5 के ऊपर ये अनुनासिक आ गया, तो अनुनासिक आते ही ये तद्भव बन गया। मेरे कहने का मतलब अनुस्वार को अनुनासिक बनाते ही तत्सम का तद्भव रूप हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे अनुस्वार को क्या बनाना है? अनुनासिक बनाना है। तो तत्सम से क्या बन जाएगा? तद्भव बन जाएगा। दूसरी भाषा से, मूल भाषा से सीधी हमारी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम 5वें नियम के बारे में। नियम क्या कह रहा है? री से बना कोई भी शब्द, अगर कोई भी शब्द री से बना हुआ है तो वह शब्द हमेशा तत्सम रूप ही होगा। क्यों होगा? इसका क्या कारण है? तो जानिए इनके कारण के बारे में। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पढ़ते हैं बड़ा ऊ, जिन्हें मानते हैं दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ
और ए के बीच में हमें एक ही वर्ण मिलता है, एक ही स्वर मिलता है, वह री मिलता है। और इनके अलावा मूल भाषा में 3 और होते हैं उ और ए के बीच में। इसमें एक दीर्घ री होता है और एक लरी होता है, जिनका व्याख्या या जिनका प्रयोग, जिनका उच्चारण, जिनका लेखन हमारी हिंदी भाषा इन तद्भवों में नहीं किया गया। तो मेरे कहने का मतलब री से, ये री कहां से लिया गया? यह मूल भाषा संस्कृत से लिया गया। तो यह तत्सम का ही रूप होगा। जब भी किसी शब्द में आपको री का उल्लेख, री का उच्चारण या री का लेखन दिखाई दे, वह हमेशा तत्सम रूप ही होगा। अब बात करेंगे छठे नियम के बारे में। इतने जो 5 नियम आपने पढ़े, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं छठे नियम की। छठा नियम जो सबके लिए आराम से लागू होता है कि वे शब्द जो बोलने और लिखने में कठिन हो, बोलने और लिखने में कठिन हो, वे शब्द हमेशा तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। क्यों? इसका भी कारण यह है कि हमारे तद्भव हिंदी भाषा है वो बहुत ही सरल मानी गई है और वे हमेशा सरल ही लिखे जाते हैं। उदाहरण मान लो ये लिखा है प्रथम, तो प्रथम का क्या होगा? पहला। अब प्रथम बोलने में हमें कठिनाई हो रही है, पहला बोलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। मान लो ले लिया आम्र, तो आम्र का करना हमें आम, तद्भव में आते ही क्या हो जाएगा? आम। तो आम तो हम आराम से बोल सकते हैं, लेकिन अम्र बोलने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है, दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते हैं, बोल तो ये भी सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट करने का माध्यम है कि वे शब्द जो बोलने और लिखने में कठिन हो, हमें थोड़ी दुविधा प्रकट होती हो, वे शब्द हमेशा तत्सम के होते हैं। और जिनको बोलने में हमें आसानी होती है, जिनको आराम से बोल करके दूसरों के समक्ष प्रेषित कर सकते हैं, दूसरों के सामने बता सकते हैं या दूसरों के सामने साझा कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, वही शब्द हमेशा तद्भव शब्द होते हैं, क्योंकि उनको आसानी से ये सब कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। अब ये तत्सम और तद्भव का प्रारूप, ये 6 नियम थे। इन 6 नियमों के माध्यम से आपके लिए जो हजारों की शब्दकोश के रूप में शब्दों की संख्या थी, उनमें से यथासंभव कुछ आसान हुए होंगे। और यही आशा करता हूं कि इस प्रकार से आपके लिए धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं को अपनाते हुए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हमारे समझ में आती जाएगी। और इनसे आगे इनके जो अगले रूप हैं, देशी और विदेशज, जो देशज और विदेशज शब्द हैं, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। जुड़े रहिए इसी आशा और इसी विश्वास के साथ खरा उतरेंगे, ये हमारा शिक्षा समूह का वादा और परिणाम।